हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानक। ध्यान से सुनो सर। इससे पहले मैंने आपको टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन करवाया था सर, एग्जामिनेशन सीरीज का। अब अपन वैल्यू ऑफ सप्लाई का करेंगे। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमसे चाहता क्या है देखो, नीचे आके पढ़ो पहले क्वेश्चन में। कंप्यूट द टोटल जीएसटी पेबल ऑन द अफोरसेड गिवन ट्रांजैक्शन। डिटरमाइन द नेट अमाउंट ट्रांसफर्ड बाय राम शरण टू हिज बैंक अकाउंट आफ्टर द अफोरसेड ट्रांजैक्शन। Ascertain whether Lotto 247 is required to obtain registration under GST in India. Will your answer be different if Ramasharan is registered under GST in India? देखना पड़ेगा भाई क्या काम कर रहे हैं लोग। देखो, Lotto 247 is an online money gaming platform operating from UAE. सर क्या इस आदमी को इंडिया में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? यस। अब इस केस में सर रामाशरण भले ही रजिस्टर्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको तो रजिस्टर कराना ही पड़ेगा इंडिया में, और यही रजिस्टर करके खुद टैक्स पे करेगा सर। तो तीसरे वाले का तो आंसर मिल गया सर। It provides its user a platform to play and win money in different games that are available on its portal. In the month of December, Ramasharan, an unregistered person located in India, ठीक है, deposited a sum of 50,000 in the master wallet, inclusive of GST, है ना, याद रखना GST inclusive है सर। और इस केस में अपन कौन सा रूल पिक्चर में ले आएंगे? रूल 31B, ठीक है। इन द मास्टर वॉलेट अवेलेबल ऑन द पोर्टल ऑफ द लोटो 247। Subsequently, the following transactions was undertaken by Ramasharan in the said month. पहले तो ये 50,000, इस 50,000 में क्या जीएसटी इंक्लूडेड है? यस सर, जीएसटी इंक्लूडेड है। तो हमें तो वैल्यू निकालना है ना सर, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन में बोला ना सर, एक तो टोटल जीएसटी पेबल बताना है, एक नेट अमाउंट ट्रांसफर्ड बाय रामाशरण टू हिज बैंक अकाउंट आफ्टर द अफोरसेड ट्रांजैक्शन। तो नेट अमाउंट कितना ट्रांसफर कर रहा है वो भी बताना है। तो 50,000 डिवाइडेड बाय सर 128 इंटू 100, ये तो हम निकालना सीख के आए सर, आगे कैलकुलेटर। तो सर देखो वैल्यू कैसे निकालते हैं, याद है ना सर? तो 50,000 डिवाइडेड बाय 128 इंटू 100, ये आ जाएगा सर 39062.5। माइनस कर लो 50,000 से, तो ये आ जाएगा सर 109, ये जीएसटी है ना, 37.5, ये जीएसटी का अमाउंट है। ठीक है, ये जीएसटी का अमाउंट है, ये वैल्यू है, ध्यान रखना सर। ठीक, आगे देखो। Ramasharan utilized the balance of 5,000 amount of 5,000 from the master wallet towards playing a virtual racing game on the portal. As a winning amount, 49,000 was credited to the master wallet by master wallet of Ramasharan. 5,000 रुपए लगाया और 49,000 कमाए हैं। क्या कमा रहा है भाई, देखो जबरदस्त सर। अगला देखो। On the another portal operated by Lotto 247 in the name of Bet 180, Ramasharan plays a bet of face value of 52,000 on an international wrestling match. The amount of such bet was paid by the master wallet of Ramasharan. However, he lost the bet, hence the betting amount of 52,000 with applicable taxes was transferred from the master wallet to the bank account of Bet 180. तो सर Bet 180 में भी तो जीएसटी लगा 28%, क्योंकि लिखा है ना सर विथ एप्लीकेबल टैक्सेस, मतलब टैक्सेस अलग से है। तो इसका 28% आ रहा है सर अपना 14,560, माइनस कर लो इसमें से 52,000, तो ये आ जाएगा सर 37,440, ये वैल्यू आ जाएगी सर। मैं माइनस क्यों किया, एक मिनट, माइनस क्यों किया, इंक्लूसिव थोड़ी के सर, माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, माइनस करने, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा था सर, आगे बढ़ते चलो पहले तो देख लेते हैं। रामाशरण ट्रांसफर द बैलेंस अमाउंट फ्रॉम द मास्टर वॉलेट टू हिज बैंक अकाउंट आफ्टर द अफोरसेड ट्रांजैक्शन। हेलो भाई, इस ट्रांजैक्शन के बाद पूरा बैलेंस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। जीएसटी का रेट 28% है, ये हमें भी पता है सर। जीएसटी का रेट ये नहीं भी बताता तो भी हमें पता था कि 28% ही है सर। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल पहले निकालना है, ये तो हमारा निकल गया सर। ये देखो सर, जीएसटी पेबल का अमाउंट तो एक तो ये है और दूसरा ये है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं सर। 14,560 प्लस 10,937.5, ये दोनों को ऐड किए तो मेरा जीएसटी आ रहा है, जीएसटी का अमाउंट आ जाएगा, जीएसटी पेबल आ गया भाई 25,497.5, ये हमारा जीएसटी पेबल आ गया सर। आई बात समझ? अब हमसे पूछा सर कितना अमाउंट, नेट अमाउंट ट्रांसफर कितना हुआ है टू हिज बैंक अकाउंट आफ्टर द अफोरसेड ट्रांजैक्शन। तो देखो भाई क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए। सबसे पहले सर 50,000 इसने डाला, इसमें से जीएसटी हटा दो सर, क्योंकि जीएसटी इंक्लूसिव था 10,937.5,
जीएसटी का अमाउंट हटा दो सर, ठीक। उसके बाद भाई साहब ने 5,000 निकाला, तो 5,000 हटा दो सर इस अकाउंट से। फिर सर 49,000 आया इस अकाउंट में, जीता है सर, ठीक है। फिर माइनस कर लो फिर से सर, 52,000 इसने लगाया, ठीक, माइनस। फिर इसमें जीएसटी भी तो था सर, 14,560। तो फाइनली कितना पैसा बचा अकाउंट में देख लेते हैं। 50,000 माइनस 10937.5 माइनस 5,000 प्लस 49,000 माइनस 52,000 माइनस 14560 560 560 सर, ये आ रहा है 16,502.5। इतना बचा है जो नेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। आया समझ? मेरे हिसाब से तो अच्छा क्वेश्चन था, मस्त था, अच्छी प्रैक्टिस हुई सर, ठीक है। ये देखो क्लियर हुआ, आगे बढ़ते देखो। क्वेश्चन तो बड़ा है सर, नीचे आगे पहले पढ़ो क्या बोल रहा है सर। Examine the scenario in reference to the section 15. Compute the taxable value of television supplied by BEL to Shah Electronics during the quarter April to June and July to September, assuming that the rate of GST applicable on the television is 18%. ठीक है भाई, देखो Binaka Electronics Limited, hereinafter referred as BEL, is engaged in manufacturing television. It is registered in the state of Haryana. It is appointed distributor across the country who sells the television manufactured by it. The MRP printed on the package of a television is 12,000. MRP है ना, ठीक है। The applicable rate of GST is 18%, ये तो हम नीचे भी पढ़े। BEL dispatches the stock of television to its distributor ordered by them on quarterly basis, ठीक है भाई। In order to promote its sale, the sale head of the BEL has formulated a sale promotion scheme. Under this scheme, BEL offers a discount of 10% on the television supplied to the distributor if the distributor sells 500 television in a quarter. अगर वो 500 टेलीविजन बेचेगा तो 10% का डिस्काउंट देगा। पहले से बात हो गई है सर, एग्रीमेंट हो गया। द डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन द प्राइस एट विद द टेलीविजन आर सोल्ड टू द डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है भाई। डिस्ट्रीब्यूटर को जिस प्राइस में देते हैं उस पर डिस्काउंट मिलता है। It appointed Shah Electronics, an unrelated party, as a GST law, GST as per GST law, as its distributor. लो भाई, Shah Electronics इसका डिस्ट्रीब्यूटर है इन हरियाणा on 1st April and dispatches. सर डिस्पैच किया है, बेचा नहीं है, यह भी डिस्पैच किया अपने सर डिस्ट्रीब्यूटर को 750 टेलीविजन on 8th April as stock for the quarter April to June. BEL sold the television to distributor Shah Electronics at 8,400. लो भाई 8,400 प्राइस तो मिल गई हमें per television exclusive of applicable taxes. Shah Electronics has requested BEL for a special packing of the television delivered to it, for which BEL has charged 1,200 per television. सर क्या पैकिंग का खर्चा ऐड होता है? यस सर। बिफोर सप्लाई जितने भी खर्चे होते हैं क्या सब ऐड होते हैं? यस सर, सब खर्चे ऐड होते हैं, ठीक है। देखो, Shah Electronics places a purchase order of 1,000 television with BEL for the quarter July to September. देखो, जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसने 1,000 टेलीविजन का ऑर्डर प्लेस किया सर जुलाई से सितंबर के लिए, और उसने 750 टेलीविजन भेजा था अप्रैल से जून के लिए, ध्यान देना, ठीक है। द डिस्काउंट पॉलिसी ऑफर्ड by BEL as explained above is applicable to the Shah Electronics as per the distributorship agreement. पहले से बता रहा है एग्रीमेंट है। अब हमें क्या चाहिए सर, देखो कितना टीवी वो बेच रहा है, कहाँ गया। द डिस्ट्रीब्यूटर रिपोर्ट सेल ऑफ 700 टेलीविजन फॉर द क्वार्टर ऑफ अप्रैल टू जून। सर क्या 500 टीवी से ज्यादा बेच दिया? यस सर, बेच दिया। अब इसने बोला था सर अगर 500 टीवी से ज्यादा बेचेगा तो अगली बार, देखो ना लिखा हुआ है सर, and 850 television for the quarter July to September. The discount policy offered by the BEL as explained above is applicable to Shah Electronics as per the distributorship agreement. तो इसने बोला था सर कि सर आगे भी, अच्छा एक मस्त वाली बात आगे भी देखो, वाइल शाह इलेक्ट्रॉनिक्स रिवर्सेस द आईटीसी, तीन ही कंडीशन थी पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस करने के लिए। इनवॉइस से लिंक होना चाहिए, दूसरा आईटीसी रिवर्स होना चाहिए, और तीसरा एग्रीमेंट होना चाहिए। ये तीनों बात दिख गई है सर, ठीक है। अवेल फॉर द क्वार्टर जुलाई टू सितंबर, इट हैज फेल्ड टू रिवर्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द क्वार्टर अप्रैल टू जून। सर ये अप्रैल टू जून में रिवर्स नहीं कर पाया था आईटीसी, बट जुलाई टू सितंबर में कर लिया। तो भैया सुन, अप्रैल टू जून में तूने रिवर्स नहीं किया आईटीसी, तो इस बार तो तू डिस्काउंट माइनस नहीं कर सकता। इस बार तो 8400 प्लस 1200 तेरा हो जाएगा 9600 इनटू कितने टीवी बेचा है भाई? तूने बेचा है 700 टीवी इंटू 700, ये आ जाएगा सर 700 टीवी बेचा ना,
एक मिनट। हाँ, ठीक है। 700 टीवी बेचा बट भेजा कितने टीवी थे? 750 टीवीज। ठीक है, तो ये तो 750 रहेगा ना सर। 9600 इंटू 750 टीवीज जो इसने भेजा है, ये आ जाएगा सर 72 लाख। इतने की टीवी अभी तेरे पास है। टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई जो इसने किया है सर। कौन कौन किया है? बीईएल ने। सर बीईएल ने किया है। किसको किया है? शाह वाले को किया है। ठीक है, इतने टीवी का बिल बना। उसके बाद कहानी और आगे बढ़ी। जो जुलाई से सितंबर की कहानी पहुंची। अब जो जुलाई से सितंबर में हुआ, उसने आईटीसी रिवर्स किया। क्या यहां पर डिस्काउंट माइनस होगा? यस सर, यहां पर डिस्काउंट माइनस होगा। तो यहां पर अपन कैसे निकालेंगे? एकदम सिंपल सर। 8400 प्लस 1200 माइनस 10% डिस्काउंट 840 होगा। इसी का तो 10% निकालोगे। ऊपर लिखा तो है, कहां गया देखो। 10% to the on television supply to the distributor if distributor sell 500 से ज्यादा टेलीविजन। ठीक है, तो 10% हम डिस्काउंट दे देंगे, तो ये कितना आ जाएगा सर? 8400 प्लस 1200 माइनस 840। अरे, तो ये आ रहा है सर 8760 इंटू कितनी टीवी सप्लाई की है सर? 1000 टीवी सप्लाई की है, तो ये 1000 टीवी की वैल्यू हो जाएगी सर। समझ आया? ये अपन ने किसके लिए मेहनत की है सर? ये अपन ने बीईएल के लिए लिमिटेड के लिए मेहनत की है। याद रखना, बीईएल लिमिटेड के लिए मेहनत की है सर, शाह के लिए नहीं की है। शाह जो अपना आगे बेच रहा है वो अपना खुद देखेगा, अपन बीईएल के लिए निकालें सर। समझ आया? बैठा दिमाग में? आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। पहले नीचे आगे पढ़ो, हमसे चाहता क्या है देखो। You are required to calculate the gross GST liability and eligible input tax rate for the month of March 2024 of Mr. Handsome. ठीक है। Brief note should be forming part of your answer for the treatment of serial 1 to 4. ठीक है। Amount above are exclusive of taxes wherever applicable. GST का रेट है 9918। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं। चाम लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ झारखंड। भाई चाम लिमिटेड है, रजिस्टर्ड है जीएसटी में झारखंड में। मैन्युफैक्चर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एंड अपॉइंटेड मिस्टर हैंडसम ऑफ मुंबई। ठीक है, who is registered under GST in the state of Maharashtra as a Del Credit agent। पता है Del Credit agent कौन होता है? जो हमारे बिहाफ में माल भी बेचता है प्लस हमें गारंटी भी देता है कि सामने वाले से पैसा रिकवर करके देगा। टू सेल देयर प्रोडक्ट्स बीइंग अ डीसीए ही एग्रीज टू रेज द इनवॉइस ऑन हिज ओन नेम। देखो, एजेंट अपने नाम पे काम कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? एजेंट अपने नाम पे काम कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, क्या वो शेड्यूल 1 में कवर हो जाएगा? यस, भले ही कंसिडरेशन नहीं होगा बट उससे सप्लाई माना जाएगा, ध्यान रखना। And also guarantee for the realization of payment from the customer of Charm Limited. In order to realize the payment from customer on time, he extend a short-term based loan to them and charges interest for the same. सर क्या ये वैल्यू में ऐड होता है? यस सर। कौन सा इंटरेस्ट डिस्काउंट नहीं आता? एक एग्जेम्प्ट है, सर्विसेज बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, सर्विसेज बाय वे ऑफ लोन एडवांस डिपॉजिट so far as the consideration in the form of interest or discount from banks फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन छोड़ा था हमने। ये डीसीए वालों को कब से छोड़ा हमने? डीसीए वाले एग्जाम नहीं है, बैंक्स वगैरह को एग्जाम किया था। मिस्टर हैंडसम प्रोवाइड यू द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन कैरिड आउट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024। देखो सर, आउटवर्ड सप्लाई दिया हुआ है, गुड्स सोल्ड बाय मिस्टर हैंडसम इन हिज डीसीए कैपेसिटी। क्या इस पे जीएसटी है? यस सर। इंटरेस्ट रेट खुद से बताया है। इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द अबव कस्टमर फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यूज। क्या इसको वैल्यू में ऐड करेंगे? यस सर। तो प्रैक्टिकली आपको 3 लाख पे जीएसटी लगाना है सर, 99। ठीक है। कमीशन बिल रेज्ड ऑन चार्म लिमिटेड इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द डीसीए सर्विसेज प्रोवाइडेड। क्या कमीशन पे जीएसटी है? यस सर। ये तो प्रिंसिपल एजेंट है, ये इंटर स्टेट भी है सर, तो 18% जीएसटी लगा देना। अगला, interstate supply of goods received from Charm Limited being a DCA, no consideration was paid। सर ना भी पे हो तो शेड्यूल 1 जिंदा है। अब भी बताया सर, एजेंट अपने नाम पे काम कर रहा है। सर क्या 2 लाख पे जीएसटी आने की बात है? यस सर, 2 लाख पे जीएसटी और 18%, क्योंकि आईजीएसटी है ना सर, इंटर है। रिसीव ट्रेनिंग इन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम चार्म लिमिटेड एज पर डीसी एग्रीमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। ट्रेनिंग एंड मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज है सर, गुड्स नहीं है। प्रिंसिपल एजेंट के बीच में गुड्स नहीं है सर, ये ट्रेनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज है। तो सर इस केस में अगर ट्रेनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज है, फ्री में प्रोवाइड की गई है, तो उस केस में ये शेड्यूल 1 में कवर नहीं होती है। ये याद रखना, ये शेड्यूल 1 में कवर नहीं होती, इस पे जीएसटी नहीं है। आ रही बात समझ?
ये दिमाग में रखना सर, कोई क्रेडिट वेडिट की बात नहीं है इसमें, क्योंकि ये सर्विस है, सर्विस शेड्यूल 1 में नहीं आएगी ये वाली। प्रिंसिपल टू एजेंट के बीच में, प्रिंसिपल टू एजेंट के बीच में सिर्फ गुड्स आता है, सर्विसेज नहीं, ध्यान रखिएगा। आया समझ? इसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा सर, ये देखो, ये जीएसटी यहाँ पर हुआ, ये आउटवर्ड का डिटेल्स आ गया, फिर आप इनवर्ड में 36,000 इसको एडजस्ट कर लोगे तो आपका नेट जीएसटी पेबल भी आ जाएगा सर। क्लियर हुआ? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, मिस्टर एक्स परचेज अ मोटर कार ऑन 1 अक्टूबर 2024 फॉर 20 लाख, ठीक है। 80% ऑफ द परचेज प्राइस ऑफ कार वाज फाइनेंस्ड, मतलब 16 लाख फाइनेंस करवाया था सर बाय इजी फाइनेंस लिमिटेड। द लोन वाज रीपेबल इन 60 मंथली इंस्टॉलमेंट बिगिनिंग फ्रॉम 1 नवंबर 2024। मिस्टर एक्स डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ लोन एंड इजी फाइनेंस लिमिटेड रीपर्चेज द कार ऑन 15/5/2025। अच्छा, अब देखो सर, मिस्टर एक्स के बारे में कहीं नहीं बोला है कि वो रजिस्टर्ड है। अब अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में उसकी गाड़ी खींच के लाए सर, और अगर गाड़ी खींच के लाए तो याद है सर आपको, हमें रूल 32 अप्लाई करना है और 32 में 5 अप्लाई करना है, और 32(5) में हमने ये बोला था सर कि अगर सामने वाला बंदा रजिस्टर्ड नहीं है तो जितने में वो कार परचेज किया है, ठीक है, लेस 5% पर क्वार्टर। और वो पर क्वार्टर कब से गिना जाएगा सर? जब से उसने गाड़ी परचेज करी है तब से लेके जब तक उसकी गाड़ी डिस्पोज हो रही है, 5% पर क्वार्टर। कितने होंगे पता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 1, जनवरी, फरवरी, मार्च 2, और ये 25 के 3 क्वार्टर, मतलब टोटल हो जाएंगे 5 क्वार्टर सर। 5 इंटू 5 25%, मतलब सर ये 20 लाख का 25%, मतलब 5 लाख। 20 लाख का 25%, 5 लाख माइनस किया तो ये आ जाएगा सर 15 लाख। ध्यान दो सर, 15 लाख। और कार वॉज डिस्पोज फॉर 15,50,000। कार कितने में डिस्पोज किया? 15,50,000। तो सर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कितना होगा? एकदम सिंपल सी बात है, 15 लाख की गाड़ी थी, 15,50,000 में बेच दिया। सरकार बोली भैया ये जो 50,000 एक्स्ट्रा में बेचे हो ना सर, हम इसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई बोल रहे हैं और इसी पे जीएसटी की बात कर रहे हैं सर। तुम 15 में बेचते हमें कोई दिक्कत नहीं थी, तुम तो एक्स्ट्रा में बेच रहे हो। सरकार बोली बैठो, इस पे जीएसटी की बात है सर। आई बात समझ? आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो क्या बोलता है अगला क्वेश्चन। XYZ hold 51% share capital in ABC Limited, engaged in making taxable as well as exempt supply. XYZ Limited has provided corporate guarantee of 100 crore. Oh भाई साहब, corporate guarantee very very important to PNB banking institution in respect of the loan to be taken by ABC Limited, and has charged a guarantee commission of 0.8 crore. ABC Limited has availed a loan of 50 crore from PNB बैंकिंग कंपनी। सर कितना डिसबर्स हो रहा है ना, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, कितने की गारंटी दे रहा है मेरे को उससे मतलब है, और गारंटी कितने की है? 100 करोड़ की। अब एक खास बात देखो सर, इसमें सिंपल सा बात है, 1% ऑफ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ गारंटी ऑफर। कितने की गारंटी ऑफर की है सर? 100 करोड़। तो 100 करोड़ का 1% कितना हो जाएगा सर? 1 करोड़, ठीक है। और सर कितना एक्चुअल कंसिडरेशन है? 0.8 करोड़, मतलब 80 लाख। दोनों में विच एवर इज हायर, सरकार को टैक्स लेना है, लोअर तो लेगी नहीं सर, दोनों में विच एवर इज हायर, तो हमारे लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो जाएगा सर? 1 करोड़, और इस पे 18% जीएसटी। अब एक बात ध्यान रखना, यहां पर रिसिपिएंट क्रेडिट नहीं ले रहा है। अगर रिसिपिएंट क्रेडिट लेता, आगे बोलता कि कहीं रिसिपिएंट क्रेडिट ले रहा है, तो उस केस में वैल्यू ऑफ जो इनवॉइस होती है अपन वो ले लेते। बट इस पॉइंट में क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि रिसिपिएंट क्रेडिट लेगा आगे, तो अपन वैल्यू ऑफ इनवॉइस को वैल्यू नहीं ले सकते। मेरी बात समझ लो, ध्यान रखना, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देख, पहले नीचे आके पढ़ो। Compute the value of supply made by Rudra Logistic with the help of the given information. Would your answer be different if Rudra Logistic charges 13 lakh as a lump sum consideration for clearing the imported machine from the custom station and bringing the same to the warehouse of Roly Poly Manufacturers Limited? देखते भाई, Roly Poly Manufacturers Limited, registered in Mumbai, Maharashtra, is a manufacturer of footwear. It imported a footwear machine from USA. ठीक है। Roly Poly Manufacturer avails the services of Rudra Logistic, a licensed custom broker with its office at Ahmedabad, Gujarat, in meeting all the legal formalities for getting the said machine cleared from the custom station. Roly Poly Manufacturer also authorizes Rudra Logistic to incur on its behalf the expenses in relation to clearance of the imported machine from the custom station and bringing the same to the warehouse at Mumbai.
This expenses will be reimbursed by the Roly-Poly Manufacturer Limited to the Rudra Logistic on the actual basis. In addition, Roly-Poly Manufacturer will also pay the agency charges to the Rudra Logistic for the services rendered by it. आसान भाषा में रोली पोली वाले ने रुद्रा लॉजिस्टिक को बोला, भाई सुन, तू मेरे लिए एक एजेंट जैसा काम कर दे, कस्टम से माल उतराना, मेरे गोडाउन तक पहुंचाना, पूरी सब चीजें तू करके दे दे, जितना भी खर्चा तेरा लगा होगा ना सब रीइंबर्स कर दूंगा। इसके अलावा तू जो मुझे ये सर्विसेज दे रहा है, इसमें जो तेरा सर्विसेज चार्जेस होगा वो भी दे दूंगा मैं। तो सर क्या यहाँ पर रुद्रा लॉजिस्टिक एज एन एजेंट काम कर रहा है? यस, एज एन एजेंट काम कर रहा है, क्योंकि ये अपने नाम से कुछ नहीं कर रहा है। रुद्रा लॉजिस्टिक ऑन बिहाफ ऑफ रोली पोली कर रहा है, तो इस केस में इसको हम एजेंट मानेंगे। ये बात समझ आ रही है सर? सबसे पहले तो ये दिमाग में समझ आना चाहिए सर कि हम इसको एजेंट मानेंगे, क्योंकि सर अगर आप इसे एजेंट मान रहे हो तो रूल 33 पिक्चर में आ जाता है, जो कि एजेंट की बातें करता है सर। पहले एजेंट डिफाइन करता है, और फिर अगर ये एजेंट है तो उस केस में जितना ये चार्जेस एज एन एजेंट इंकर करेगा वही वैल्यू में आएगा। तो समझो, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ये देखो, एजेंसी सर्विसेज वैल्यू में आ जाएगा, अनलोडिंग ऑफ मशीन नहीं आएगा सर, क्योंकि बोला था ना सर, ये देखो, क्लियरेंस, मशीन के क्लियरेंस से लेके अपने वेयर हाउस पहुंचाते तक के जितने खर्चे एक्चुअली रीइंबर्स कर देगा। ये तो एज अ प्योर एजेंट कर रहा है, तो ये वैल्यू में नहीं आएगा, ये वैल्यू में नहीं आएगा, ये वैल्यू में नहीं आएगा, कस्टम ड्यूटी पे किया वो नहीं आएगा, ठीक है, डॉक ड्यूज पे किया वो नहीं आएगा, पोर्ट चार्जेस ये नहीं आएगा। ये सब वो खर्चे हैं जो एज अ प्योर एजेंट काम कर रहे हैं, और ये सब खर्चे उसे रीइंबर्स हो जाएंगे, तो ये सब खर्चे वैल्यू में आएंगे ही नहीं सर, एज अ प्योर एजेंट वाले में। बट हाँ, होटल एक्सपेंस आएगा वैल्यू में, ट्रेवलिंग एक्सपेंस आएगा वैल्यू में, टेलीफोन एक्सपेंस आएगा वैल्यू में, ये तीन चीज ऐड हो जाएगी सर। आ रही बात समझ? बैठा है दिमाग में? क्लियर हुआ? और दिखाता हूं मैं आपको, कहां गए, देखो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम में ध्यान रखना है सर, ठीक है, रूल 33 एज अ प्योर एजेंट, प्योर एजेंट को डिफाइन करना है सर, जो अपने भी आप में कुछ नहीं करता, सब सप्लायर के भी आप में पर्सनल नाम से कोई खर्चा वर्चा इंकर नहीं करता सर, जितना खर्चा इंकर करता है उसको सप्लायर बोलता है मैं तेरे को रीइंबर्स कर दूंगा। याद रखना सर, अगर ऑल कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो प्योर एजेंट है, और अगर वो प्योर एजेंट है तो फिर उसके हिसाब से अपन आंसर करते हैं सर। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? रूल 33 के हिसाब से अपन वैल्यू निकालते हैं। बट इस क्वेश्चन का एक और पार्ट था, इस क्वेश्चन में बोला सर कि अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय रुद्रा लॉजिस्टिक विद द हेल्प ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन, देखो, इफ रुद्रा चार्जेस 13 लाख एज लमसम कंसिडरेशन। अब रुद्रा बोलता है सर कि मैं तेरे से लमसम 13 लाख लूंगा, बाकी जो होगा जैसा भी होगा मैं देख लूंगा, सब अपने पास से दे दूंगा। तो इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी हो रहेगी? 13 लाख, क्योंकि आपको नहीं पता है कि रुद्रा लॉजिस्टिक एज अ प्योर एजेंट कितना पैसा दे रहा है। जब आपको पता ही नहीं एज अ प्योर एजेंट कितना पैसा दे रहा है तो आप इसमें से निकालोगे कैसे? तो इस केस में वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 लाख ही वैल्यू हो जाएगी सर। आई बात समझ? और प्रैक्टिकली फिर ये एजेंट नहीं बचेगा सर, क्योंकि अब क्या बोल रहा है रुद्रा वाला कि मैं अपने नाम से आगे काम कर लूंगा, तो अब वो प्योर एजेंट की कैटेगरी से भी बाहर हो जाएगा सर। आई बात समझ? क्लियर हुआ? बेटा है सबको दिमाग में? ये हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस कंप्लीट किए। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आईटीसी है, साथ में बैठ के करो, मजा आएगा सर। ठीक है, चलो, थैंक यू।